welcome to this very enchanting moment. Rather, I would say a heartwarming moment. We are going to have a success story of Kanika Sharma. और सर जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की क्लास चल रही थी आपकी पहली जो जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा था सर मतलब मेरे पूरे दिमाग के न्यूरॉन्स खुल गए थे सर एकदम मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे भी पढ़ते हैं क्या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ नाम सुना था उसके अंदर क्या होता है कौन से उसमें थिंकर्स थे नहीं थे थ्योरी क्या थी स्ट्रक्चरलिज्म में भी आया था कि उससे पहले कुछ भी आइडिया नहीं था वो आपकी वीडियोस देखी और फिर सर उसके बाद का दिन है सर स्टिल मतलब लिटरेचर से इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है और डेली अब बोरियत तो होती ही नहीं सर लिटरेचर से और इवन और जानने का कि अभी ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं बहुत सारा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया पूरा लिटरेचर के अंदर। चलो, तो इसके पहले मैं सेशन ओपन करूं बाकी सबके लिए, मैं बता दूं कि अगले 1 साल तक आप जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स है, जीडीसी का, यूपीएचसी का, आरपीएससी का, एमपीएससी का, जितने प्लेटफॉर्म्स है सब आपके लिए ओपन। कोई भी क्लास कभी भी आप ज्वाइन करो, इट्स फ्री फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और मैं चाहता हूँ कि इस 1 साल में आप प्रोफेसर बन के दिखाओ। और तरह से आपने पेशेंस रखा पिछले 1 सालों में, दैट इज रियली अमेजिंग। क्योंकि आपने सुना होगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जो हौसला आपने दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशंस। सो आपका जो जर्नी रहा है काफी स्ट्रगलफुल रहा होगा, सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसमें कि आपका हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे, कहाँ से आपने ड्रीम किया कि मुझे नेट क्लियर करना है, वहां से लेकर के और ये अचीवमेंट की जो जर्नी है ये कैसे अकम्प्लिश। सर शुरुआत से अगर मेरी स्टोरी मैं बताऊं तो आई डोंट नो सर हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल गोइंग टू रिलेट टू इट क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। सर मेरी थोड़ी सी अलग स्टोरी मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि सर मुझे 6 to 7 years लग गए थे लिटरेचर से डेवलप करने के लिए। आज अभी मुझे अगर मैंने नेट का एग्जाम क्लियर करा है तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल यूज टू सोचेंगे ऐसा कि शायद मुझे 1 साल लगा अगर मैंने पढ़ लिया और फिर शायद पेपर वगैरह क्लियर हो गया और काफी इजी रहा होगा। लेकिन सर अगर इसकी बैक ऑफ द स्टोरी देखिए तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन ह्यूमैनिटीज इन 2017 जब मैंने 10th पास करा उसके बाद सबने बोला था कि अच्छे परसेंटेज है तुम साइंस ले लो कॉमर्स ले लो। पापा को भी बहुत लोगों ने कन्विंस करा कि आप इसको आर्ट्स में डाल रहे हो तो उसका करियर और खराब कर दोगे आप और कोई फील्ड आगे है नहीं। लेकिन पापा का और मम्मी का शुरू से था कि नहीं हमें अपनी डॉटर को लिटरेचर करवानी है लिटरेचर करवाना है। तो सर मैंने एक स्कूल में पढ़ना जहाँ पे स्टार्ट करा वहाँ पे सर उसका वो फेमस ही इसलिए था वहाँ पे बाहर से टीचर पढ़ाने के लिए आते थे हमें लिटरेचर। लेकिन सर वहाँ लिटरेचर ज्वाइन करने के बाद पता चला कि उन सर को भी इतना कुछ खास आता नहीं है वो बस आते थे और हमें किसी भी पोएम का वर्क का सिर्फ हिंदी पढ़ा के चले जाते थे। स्टार्टिंग में 2-3 महीने तो हमें लगा कि शायद हम इतने माइंड नहीं है हमें हमारे अंदर के हम लिटरेचर समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि जनरल इंग्लिश तो समझ में आती थी लिटरेचर समझ में नहीं आता था। तो हमने वहाँ के एचओडी और सबसे थोड़ा कंप्लेन करा कि हमें इन सर का समझ में नहीं आ रहा है प्लीज हमें अच्छी टीचर प्रोवाइड कराओ। तो वो हम पे ही उल्टा ब्लेम डालने लग गए कि तुम लोगों में शायद इतना दिमाग नहीं है कि तुम लिटरेचर नहीं समझ पा रहे हो तुम नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट चेंज कर लेना। तो ऐसे करके सर लगा कि मे बी गलत है या जो भी जर्नी है हमारा। लेकिन कैसे ना करके सर 10th 11th 12th मैंने कवर करी अपनी। एंड जब ग्रेजुएशन में आई सर तब तब लगा कि शायद अब लिटरेचर नए तरीके से पढ़ूंगी कोई अच्छे टीचर मिलेंगे तो मुझे शायद लिटरेचर में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके क्योंकि शुरू से सर मम्मी पापा को था कि लिटरेचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और उन्हें पता नहीं था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है लिटरेचर के अंदर। मैं बस अच्छा। हेल्प बुक से पास करती थी और उनको लगता था इसका तो रिजल्ट आ रहा है इसको तो बहुत कुछ आता होगा लेकिन सर मुझे पता था मुझे कुछ भी नहीं आता बस मैं हिंदी पढ़ के आंसर देकर आती थी एग्जाम में। और मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ सर स्टूडेंट थ्रू आउट तो उनको भी था कि इंग्लिश मीडियम लूँ इंग्लिश मीडियम तो मैंने लिया नहीं इंग्लिश लिटरेचर लूंगी तो शायद थोड़ा करियर में आगे कुछ अच्छा होगा। तो ग्रेजुएशन में जब फर्स्ट ईयर गई बहुत अच्छा लग रहा था एक मैम थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे मुझे। लेकिन सर लक नहीं था मेरा तो कोरोना लग गया तो पूरा मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ सेकंड ईयर भी पूरा घर पे बैठ के पढ़ा और फाइनली थर्ड ईयर में जाके मैंने वापस कॉलेज की शक्ल देखी कि अब वापस और 2 साल का सर पूरा पढ़ाई से टच छूट गया था क्योंकि ऑफलाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हम लोग। कुछ समझ में भी नहीं आता था और हमारे कॉलेज की जो ऐप थी उनमें भी माइक मैम का सही नहीं चलता था कभी क्या नहीं होता था तो लिटरेचर कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर कैसे ना करके सर थर्ड ईयर में टीचर्स को बहुत होप थी कि तुम तो कॉलेज में टॉप करोगी ये वो। और मुझे भी था कि चलो क्या पता एग्जाम यूनिवर्सिटीज में तो यूं ही कॉपियां चेक होती है मेरा नंबर तो आएगा। लेकिन सर जब फाइनल रिजल्ट देखा तो टॉप 3 में तो मेरा नाम भी नहीं था दूर तक और पता नहीं कोई 2-3 गर्ल्स थी
उन्होंने टॉप 3 में अपनी पोजीशन बनाई थी, जिनको इवन हम लोग कॉलेज में जानते भी नहीं थे, वो रेगुलर भी नहीं थी। इस तरीके से कुछ कॉपीज वगैरह चेक हुई और उस तरीके से मेरा रिजल्ट आ गया। देन सर फाइनली जब 5 साल हो गए थे मुझे लिटरेचर में जगल करते हुए कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बेसिक्स, मुझे कुछ भी बेसिक्स नहीं आते थे। फिर मैंने सोचा कि अब आगे क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ भी या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करूँ। तो फिर पता नहीं मम्मी-पापा ने ऐसे ही बोला कि तुम एक बार, उन्हें फिर भी नहीं पता था कि मैं क्यों इतना पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना कुछ स्कोप नहीं है ये वो। तो फिर ठीक है, हमने जॉइन करा सर। वापस मैंने एक होप रखी कि 5 साल हो चुके हैं, अब तो कुछ लिटरेचर समझ में नहीं आती है, करूँगी क्या आगे? फिर मैंने वहाँ एक मैम है हमारे एरिया में, उनसे कॉन्टैक्ट करा कि आप प्लीज़ क्या मुझे पढ़ा सकते हैं क्या लिटरेचर? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल वेलकम, आओ आप पढ़ेंगे सब। तो पहले उन्होंने पूरा सिलेबस से पहले पूरा उन्होंने फीस का स्लॉट वगैरह सब समझा दिया कि ऐसे-ऐसे फीस चलेगी ये वो। उतना आइडिया नहीं था। फिर सिलेबस जैसे ही मैम को दिखाया तो मैम ऐसे कहते हैं कि सर, उनके वर्ड्स थे कि हमारे फिफ्थ जो पेपर था उसका नाम वो प्रिंसिपल वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पेपर लगता था सर हमारे। सर मैम ने वो पेपर की जो बुक थी उसको मैम उनको है ना स्विच भी नहीं करा उन्होंने अगला, और बाहर से ही बोल दिया कि बेटा थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज तो बेटा बहुत इजी होती हैं, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, ये तो तुम्हें सेल्फ ही करना पड़ेगा। और थ्योरीज तो तुम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, पॉलिटी में भी पढ़ते हो, तो थ्योरीज तो बेटा इंसान खुद से कर सकता है। तो अब मैम की बातें सुन के मुझे भी लगा कि अच्छा थ्योरीज इतनी ईज़ी होती होंगी तो खुद से कर सकते हैं, तो खुद से कर लेंगे। तब जब लिटरली मैं थ्योरीज खुद से पढ़ना स्टार्ट करा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने मिथ एंड आर्केटाइप की थ्योरी यूट्यूब पे किसी सर की चला दी थी, तो उनका एक्सप्लेनेशन सुन के तो मुझे आर्केटाइप से डर ही लगने लग गया, क्योंकि उन्होंने पूरा घोस्ट और इतने हॉरर और उन सब में आर्केटाइप और मिथ को क्रिएट कनेक्ट करके पढ़ा दिया था कि मुझे लगा ये तो कुछ ऐसी डरावनी वाली थ्योरी है और मिथ आर्केटाइप तो यही होते हैं और कुछ भी सर समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बट मैम से सीख लिया था सर कि मुझे सर इस टाइम 6 साल हो गए थे लिटरेचर को पढ़ते हुए, लेकिन उस तरीके से मैंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा जो रियल सेंस में मुझे पढ़ना चाहिए था। इसलिए आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी मुझे ये लग रहा था कि यार यहाँ पे तो इतने तरीके के बच्चे आते हैं, इनका तो बेस भी क्लियर है। मेरे जैसे का जिस इंसान को तो सर बेसिक्स भी नहीं आते थे लिटरेचर के। मैं आपसे मैंने सर आज उस टाइम कॉल पे भी शेयर करा था कि अगर आप मुझे एजेस भी प्रॉपर्ली जमाने को कहते हो, कहते हैं ना इसमें राइटर्स को सही से करो कि कौन सा राइटर किस एज में आता है, सर मुझे उतना भी बेसिक नहीं आता था, बहुत ज्यादा वीक था मेरा लिटरेचर। फिर मैम सेकंड ईयर में तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैम की कोचिंग तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से फीस लग रही है, मुझे आ तो कुछ भी नहीं रहा है। फिर सेकंड ईयर से मैंने खुद से लिट चार्ट वगैरह और स्पार्क नोट्स और विकिपीडिया सबसे हेल्प ले लेकर अपनी कैसे ना करके पोस्ट ग्रेजुएशन सर उसमें 80% आ गए थे, वो तो कैसे ना करके सर आ गए थे। वो वही यूनिवर्सिटी वाला मेथड है, कॉपियां भरो, और मैं उस तरीके से लेकर आ गई थी, लेकिन आता कुछ भी नहीं था। नेट के पेपर्स निकाले कि अब नेट की प्रिपरेशन करती हूँ, तो बट नहीं आ रहा था कुछ भी समझ में, क्योंकि नेट में तो इतना कुछ पूछ रहे थे और मेरे लिए हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो रहा था कि शायद ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं तो शुरू कहाँ से करूँ, एंड कहाँ पे करना है, कौन पढ़ाएगा सब। और यूट्यूब पे किसी का भी सुन लो कि सेल्फ पढ़ सकते हैं, सेल्फ पढ़ के देखा सर, नहीं कंसिस्टेंसी नहीं बैठ रही थी। आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, तो वो नहीं बैठा। फिर वो पर सर जब लक बैठा तब रेखा पाटी मैम से मेरा मिलना हुआ। उनसे उन जिस स्कूल में सर मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उस स्कूल में मैम का सम्मान वाला पूरा समारोह चल रहा था, जिसमें मैम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, तो उनको सब माला वगैरह पहना रहे थे सब। तो तब मैंने किसी से पूछा था कि मैम का क्यों इतना वो हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि इनका आरपीएससी में सिलेक्शन हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से और इनकी 11th रैंक है। तो सर लास्ट ईयर मेरे माइंड में चीज़ वो थोड़ा-सा हुआ कि अच्छा इन मैम का हुआ है। फिर मैम शायद इवन अभी तक मुझे जानती भी नहीं है, उन्होंने कभी मुझे फेस टू फेस भी नहीं देखा। लेकिन मैंने वहाँ के स्टाफ से हेल्प ली और उनसे बोला कि मुझे मैम से कॉन्टैक्ट वगैरह करना है, तो आप मेरी उनसे बात वगैरह करवाओ। तो उन्होंने मुझे मैम के नंबर वगैरह दिए। अब सर मैम मैम इतनी हम्बल है, इतनी अच्छी हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें कॉल करा वो मुझे जानती भी नहीं है। उन्होंने मुझे अराउंड 45 मिनट्स दिए थे पूरा, और मुझे मुझसे पूरे अच्छे से बात करी और सब उन्होंने मुझे समझाया आपके कोर्स के बारे में, और बुक्स वगैरह की लिंक भी भेजी और पूरा समझाया कि सर किस तरीके से कोर्स सर का चलता है और आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और बस उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आपको अगर एक बार आप सर का कोर्स लो तो आपको सर एकेडमिकली ही नहीं बट मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जिसमें हमें इतनी लंबी जर्नी होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो सर आपको वो भी प्रोवाइड कराएँगे, और सर का मटेरियल एकदम स्टॉप, वो लास्ट स्टॉप है, अब उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो सर बस वो 2 बातें थी जो मुझे मैम की बहुत वो लगी कि मैं अब तक सिर्फ जगल ही कर रही थी कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, और करियर एकदम सर वही लगता था कि कुछ होगा नहीं आगे। आर्ट्स लेके ही गलती कर दी मैंने, तो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते तो शायद अब तक कुछ स्किल्स तो डेवलप होती। तो वो चीज़ थी। अब फाइनली सर जब आपकी क्लास आपसे बात करी थी मैंने लास्ट ईयर, तब मैम से बात करने के बाद ही
तो सर आपसे मैंने पूछा था कि ना सर मैं अभी वाली साइकिल को ज्वाइन करूं कि जुलाई वाली साइकिल को ज्वाइन करूं, क्योंकि उस टाइम मैंने मार्च में 18 मार्च को तो शायद कोर्स लिया था और एग्जाम्स की डेट भी आने वाली थी कि जून में एग्जाम है। तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, अभी फीस दूंगी और फिर वो वेस्ट भी जाएगी, एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, अगले वाले में ज्वाइन करना चाहिए। तो आपने ऐसे बोला था कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आपको ना अगली साइकिल का वेट करना चाहिए ना इस साइकिल का वेट करना चाहिए, आपको बस आज से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए। तो सर वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं फालतू वेट कर रही हूँ, कौन सा श्योरिटी कि अगले वाले में भी क्लियर हो जाऊंगी, तैयारी तो आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी तभी शायद कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ है। और सर जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की क्लास चल रही थी आपकी पहली, जो जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा था सर, मतलब मेरे पूरे दिमाग के न्यूरॉन्स खुल गए थे सर एकदम, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे भी पढ़ते हैं क्या। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ नाम सुना था, उसके अंदर क्या होता है, कौन से उसमें थिंकर्स थे नहीं थे, थ्योरी क्या थी, स्ट्रक्चरलिज्म में भी आया था कि उससे पहले कुछ भी आइडिया नहीं था। वो आपकी वीडियोस देखी और फिर सर उसके बाद का दिन है सर, स्टिल मतलब लिटरेचर से इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, और डेली अब बोरियत तो होती ही नहीं सर लिटरेचर से, और इवन और जानने का कि अभी ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया पूरा लिटरेचर के अंदर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, आपको पता है आपने ये सारी चीजें एक ही सांस में बोल डाली। यस सर, मैंने एक्चुअली सोच रखा था कि मुझे ये बोलना है सर को कि मतलब मैं कहाँ थी और फिर कहाँ से कहाँ तक। Right. तो आपके अंदर वो कौन सा ऐसा फोर्स था जो कोई आपको एक साल तक सस्टेनेबिलिटी बना के रखा? सर एक्चुअली जो मेरे क्लासमेट थे वो भी अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सीए बन रहा है तो किसी का कहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो सर वो एक चीज थी, एक कंपैरिजन मेरे अंदर हमेशा रहता था कि इफ दे कैन डू दिस तो मैं क्यों अपना आप को इतना वेस्ट कर रही हूँ या अपना टाइम मैं इन जगहों पे कर रही हूँ। तो सर एक वो चीज थी, और सेकंड चीज ये थी कि सर आपका जो कोर्स, मैं पहली बार ही पढ़ रही थी सर लिटरेचर, अगर सही मायने में बताऊं तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मुझसे ये चीज छूट ही नहीं रही थी, मुझे लिटरेचर पढ़ने में डेली मजा आता था। तो वो चीज थी कि सर धीरे धीरे कोर्स होता गया, मैम के अकॉर्डिंग टास्क पूरे होते जा रहे थे, रिवीजन चलता जा रहा था। तो सर वो एक वो चीज थी कि अगर हम रोज अपना टास्क पूरा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा चल रहा है, तो कंटिन्यू कोई रीजन ही नहीं बना सर बीच में पढ़ाई छूटने का। तो सर धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहा और वो फिर अच्छा लगने लगे, खुद ही पढ़ते हुए क्लासेस में जवाब देते थे तब अच्छा लगता था। तो सर ये एक फोर्स था, खुद से ही मोटिवेशन मिलता था कि आज इतना कर, अब कुछ सवालों के जवाब नहीं दी, कल और अच्छा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। तो वही रीजन रहता था सर बस, और मम्मी पापा को होप थी कि तुम पढ़ रही हो तो रिजल्ट आएगा। वो रोज रोज पूछते थे पापा की और कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है, तो पापा को भी जवाब देना फिर अच्छा नहीं लगता था कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो, इसलिए सर मैं फिर पढ़ाई पे ही, मेरा पूरा टाइम पढ़ाई पे ही जाता था सर। तो जिस दिन रिजल्ट आया और आपने रिजल्ट देखा फिर मम्मी पापा को शेयर किया होगा, तो वो एपिसोड थोड़ा सा बताएंगे कैसे रहा? सर रिजल्ट मुझे, मैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो मैंने देख लिया था कि मेरा क्लियर है, बट वो रिजल्ट मेरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे भी जब सुबह मैं स्कूल गई थी सर, मेरी इंटर्नशिप चल रही, तो वहाँ पे भी शिवानी मैम का भी कॉल आया था कि आपका रिजल्ट तो बताओ। मैंने कहा मैम मैंने डाउनलोड ही नहीं करा अभी तक, इसलिए अभी तक मैं, मुझे तो पता है मेरा हो चुका है, लेकिन मम्मी पापा तो प्रूफ मांगेगी कि पहले हमें दिखाओ कि हुआ भी कि नहीं, तुम बोल ही रही हो। तो मैंने अपने आप को बहुत होल्ड करके रखा। फिर नीलू मैम का भी मैसेज तो आ गया था कि आपका हो चुका है, बट फिर मैंने कहा, मैंने कहा कि मैम स्कोर कार्ड ही डाउनलोड नहीं हुआ है, मैं अभी दे नहीं सकती आपको। तो फिर जब बाद में दिन में स्कोर कार्ड घर पर आके डाउनलोड हुआ, तब मैंने घर पे आके, मम्मी पापा खाना ही खा रहे थे, तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, तो पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए। पापा ने कहा सच्ची में क्लियर हो गया। मैंने कहा कि पापा को, क्योंकि उनको नहीं था इतना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर शुरू से, और उनको ये कि तुम इंग्लिश के अंदर फिर तुमने पेपर भी क्लियर कर लिया, तो पापा के लिए तो बहुत वो मूवमेंट था, बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा शुरू से चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ। मुझे और मेरे मतलब मेरे सिबलिंग्स को पापा शुरू से वो पढ़ाई के लिए है कि तुम्हें से पढ़ना है पढ़ना है। और मम्मी को भी, क्योंकि मेरी मम्मी का एक सर कह सकते हैं कि कहना ही होता है या क्या, मेरी मम्मी हमें यूं ही मजाक मजाक में या बचपन से हमें ऐसे कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे तीनों बच्चों में से एक बच्चा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है कि उन्होंने कॉलेजेस वगैरह में भी देखा था अपने प्रोफेसर्स वगैरह को, तो मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम में से कोई जना तो प्रोफेसर बने। ये मम्मी का ऐसा रहा है शुरू से, तो मम्मी बचपन से हमें यूं कहती थी। तो मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली तुम उस लाइन में तो आई हो कि अब तुम इस चीज के लिए तुम ट्राई भी कर सकती हो, अदरवाइज इससे पहले तो नहीं था इतना। तो मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा खुश थे, इवन स्टिल वो बहुत ज्यादा, आज भी मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी इस तरह से इंटरव्यू वगैरह लेंगे, तो मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा खुश है कि सुबह से कि तुम ये काम मत करो, तुम ये मत करो, तुम अपनी उसके लिए प्रिपेयर कर। मैंने कहा ऐसे प्रिपेयर तो कुछ करना नहीं है, बट थोड़ा सा मम्मी बहुत ज्यादा खुश है आज सुबह से। वाह, इट्स रियली रियली अमेजिंग। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट होता है कि जो माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे अचीव कर लेते हैं। तो जितनी अपब्रिंगिंग होती है ना, एक माँ बाप के लिए ऐसा लगता है सब सब कुछ अचीव हो गया, सब कुछ मिले। तो यू आर रियली अ प्राइड डॉटर फॉर योर पेरेंट्स, आई रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अब किसी भी सक्सेस को अचीव करने में आप अपने फेलियर को कैसे हैंडल करते हो?
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप जब मेरे पास आए और आपने पहला एग्जाम दिया यहाँ आने के बाद और आप फेल हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट, वहां पे ऐसा क्या हुआ कि आपने यू टर्न लेके फिर से रीस्टार्ट किया? सर उसका रीज़न मतलब मैं फेल हुई थी तो वो तो सर मुझे एक्चुअली बोलना तो नहीं है, बट मुझे पहले से पता था कि शायद एग्ज़ाम में से क्लियर नहीं हो पाएगा इस बार में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी सर। इंडियन भी मैंने सिर्फ बाद के ऊपर खुद से ही मैंने प्रिपेयर करा था, और पेपर 1 भी मेरा इतना प्रिपेयर नहीं था। तो थोड़ा तो था मुझे कि शायद अगर फर्स्ट गो में अच्छा हुआ सर वो पेपर फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता अपने अंदर कि नहीं ये तो एक बार में ही कुछ भी कर सकती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं था। और वो पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया था उसका, तो थोड़ा था मुझे कि क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अलवीना मैम का इंटरव्यू जब चल रहा था, अभिषेक सर का, मैंने उनसे सीखा था कि वो बहुत कंसिस्टेंट रहे अपनी पढ़ाई के अंदर। अलवीना मैम तो शायद जॉब भी करते थे और स्टिल वो पूरा दिन अपना पढ़ाई में और सब देते थे, तो वो वहाँ से मैंने ठीक है कि वहाँ अगर अगर पिछले अटेम्प्ट में रह गया तो जो भी मिस्टेक्स थी, सर आपने कहा था कि अपने वॉल के सामने तरफ चिपका के रखो, तो मैंने वो पे लिख रखा था कि मैंने कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक करी थी। तो पहले मैंने उन्हीं से स्टार्ट करा था जो चीज़ें मेरी पिछली बार छूट गई थी, पेपर 1 के अंदर भी और पेपर 2 के अंदर भी। तो सर जो भी रीज़न थे मेरे फेलियर के, उनको मैंने अपने सामने वॉल पे रखा था और वहीं से स्टार्ट करा। पेपर 1 में मैथ्स वगैरह बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करी थी, तो मैंने मेरे भाई से मैथ्स वगैरह और अच्छे से सीखी। और जो भी इंडियन वगैरह का मेरा मैंने नहीं पढ़ा था इंडियन पिछली बार, तो इंडियन वगैरह को नहीं, जब तक क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले ही बहुत बार खुद से रिवाइज करा कि मैं पीडीएफ और वीडियोस तो खुद ही देख लेती हूँ। तो सर वो जो चीज़ें की क्या पता बाद में भी वापस टाइम नहीं मिला इस बार भी, तो उस तरीके से मैंने कहा सर जो चीज़ें नहीं कंप्लीट करी थी उनको स्टार्ट करा, बाकी क्लास के अकॉर्डिंग जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करा सर। दैट्स रियली ग्रेट। तो ये जो फेलियर आता है, आप अपने आने वाले कैंडिडेट्स, आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे फेलियर को हैंडल करें? उनको पता ही कैसे चलेगा कि उनकी वीकनेस क्या है, कहाँ कमी रह गई? तो एक्चुअली हमें सबको पता होता है कि हम कहाँ पर लैग करते हैं और कहाँ पे नहीं, लेकिन वो चीज़ को फेस करके फिर उसको एज़ अ चैलेंज लेकर आगे बढ़ना सर वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबको पता है हमारी कमियाँ कहाँ रहती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा करेज लगता है उस कमियों को एक्सेप्ट करने में और फिर उस पे काम करने में। तो अगर हमें जैसे जो भी स्टूडेंट हैं कमिंग, या जिन्हें भी लगता है कि वो लैग कर रहे हैं किसी भी उसके अंदर, तो आप बस अपनी कमियों का ऐसे बोझा ढोने से शायद वो बढ़ती रहती है और उनका कोई एंड पॉइंट नहीं आता है। हमें उन जगह पे लिख लेना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ पे आ रही है और हमें उसे धीरे-धीरे कैसे टैकल करना है। किसी को डेट्स याद करने के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो किसी को वर्क्स याद नहीं होंगे या रिविज़न का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। तो वो तो अकॉर्डिंगली हमें अपनी जो भी शेड्यूल है उसमें थोड़ा चेंज कर उसे उस तरीके से ऐड ऑन करना करना चाहिए। जितना हो सके उतना रिवीजन और पीवाईक्यूज जितने भी प्रोवाइड हैं, जो संडे टू संडे होते थे यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर भी, और जो पीवाई की बुक भी आती है अरिहंत की, उससे भी आप हेल्प लेकर जो भी अपने फेलियर्स वगैरह हैं उनको आप, वैसे से फेलियर और फियर खत्म हो जाता है अगर आप डेली टेस्ट वगैरह देते रहते हैं और वीकली टेस्ट वगैरह लगते रहते हैं। क्योंकि सर जब पेपर देने के लिए हॉल में गए थे तब वहाँ पर कंप्यूटर में क्वेश्चन देकर पहली बार डर नहीं लग रहा, क्योंकि उससे पहली बार यहाँ पे फ़ोन में और लैपटॉप में 3 बार टेस्ट दे रखा होता है कि आदत हो जाती है कि नहीं पता है कि कैसे देना, और टाइम भी मैनेज हो जाता है। फर्स्ट टाइम आप देते हैं तब लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है, क्वेश्चन छूट रहे हैं, ऐसा कुछ। वहाँ पे अगर आपके यहाँ पे हम डेली हर वीकली टेस्ट देते थे और मंथली टेस्ट देते थे, तो सर टाइम का इतना इश्यू लगा भी नहीं था वहाँ पे। Right. जब आपने लिटरेचर की तैयारी स्टार्ट की मेरे पास आने के बाद, तो यहाँ तो आपने देखा होगा कि स्पीड बहुत तेज है, वंदे भारत से भी तेज है। सब लोग भाग रहे हैं, होड़ लगी हुई है भागने की। कई सारे लोग छोड़ भी रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, स्पीड को मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे आपने क्या ब्रेन को क्या मैसेज दिया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? सर मुझे एक्चुअली यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन करा था तो यहाँ पर आकांक्षा सिंघम मैम भी थे, तो वो तो बहुत मतलब इंटेलिजेंट भी थे और वो बीएचयू से थे आई थिंक। तो मुझे एक पहला फीलिंग तो कि यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कहाँ राजस्थान में छोटी सी यूनिवर्सिटी की, और वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और मैं कहाँ इन लोगों को कम्पीट करूँगी। और सेकंड या जतिन सर जैसे जिनको मतलब डेट वगैरह उस पे ही रहती हैं। लेकिन वही था सर, इनके साथ-साथ में रहकर ये रोज़ ये फीलिंग आती थी कि यार ये लोग इतना आगे बढ़ गए, मुझे तो बोलना भी नहीं आएगा इतना, और मैं क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन पूछने से पहले सबको जवाब आते रहते हैं। लेकिन सर वो प्रोसेस का पार्ट ही हो जाता है जब हम आपकी कोर्स के साथ में चलते रहते हैं। आप आपने जिस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कोर्स सर, उसके अकॉर्डिंग आप ईज़ी गोइंग लेकर तो आप तैयारी नहीं कर पाएँगे। आपको बहुत डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने आप को। सर डिसिप्लिन इज़ द वो ही मतलब पहले नहीं थी मेरी पढ़ाई के अंदर भी, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज 2 घंटे पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, ऐसे करके चलता था। लेकिन आपको कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन, कैमरा ऑन करके जवाब भी देना है, अकाउंटेबल रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर,
और नहीं बोलने पर सर थोड़ा इंसल्ट फील भी होना कि मुझे जवाब ही नहीं आ रहा, बाकी सब तो दे रहे हैं जवाब, तो वो फीलिंग, उस फीलिंग से बचने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता था कि क्लास में सब तो जवाब देंगे, बस मैं चुपचाप रहूंगी या मैं गलत पे गलत जवाब देती रहूंगी तो ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए भी पढ़ लेना ज्यादा बेटर है। तो चीज भी थी कि इसलिए सर वो धीरे धीरे, मुझे भी पहले कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मुझे जितने मेरी आई थिंक उससे तो ऊंची ये अच्छी नॉलेज के साथ ही लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। मैं तो बहुत ही पे थी, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करा मैंने। तो बट वो ये है कि सर आपको खुद पे रखना पड़ेगा, और जो क्लास के अंदर ये लगता था कि जब सब जने करें, पूजे मैम को इतना सब कुछ आता है, जतिन सर को इतना सब कुछ आता है, वो इतने कम टाइम में वो सब लोग प्रिपेयर कर सकते थे, एक्सक्यूजेस निकाल रही हूँ अपने लिए, मैं उनको माइंड में रख के पढ़ती रहती थी कि नहीं यार सबको आता है, तो बस मैं ही पीछे रह जाऊंगी, ऐसे बहाना नहीं चलेगा। बहाने वगैरह दिए नहीं, क्लास देखना और बस जितना हो सके उतना फटाफट लिख लिख कर याद करना और धीरे धीरे से स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है। ग्रेट, दैट्स रियली रियली ग्रेट। तो कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर गिल्ट भी आता होगा, फिर कैसे मैनेज करते फिर सर वो अगर जैसे कि मैम की क्लास कंप्लीट हो जाती थी तो मैं रात को सोने से पहले उसको पूरा करके सोती थी, क्योंकि फिर मुझे पता होता था कि बढ़ता जाएगा आगे से आगे। और फिर जब वो लगता था अब तक जिंदगी में तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, तो एक बार मौका मिल रहा है तो उसको तो अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है ऐसे लाइफ का आगे कुछ भी। तो मेरे को यही लगता था कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पढ़ रही हूँ, आई थिंक आई शुड गिव इट माई 100%। और बस 6 महीने की तो साइकिल है, कोई बहुत बड़ी जर्नी भी नहीं है इतनी। तो वही था, और उस मैं डेली पढ़ती थी, और ज़्यादा मुझे बर्डन भी नहीं लगा सर, क्योंकि इट वॉज माई सेकेंड टाइम, तो ईजी लगता था पढ़ना। फर्स्ट टाइम सर नया था तो थोड़ा बर्डन लगता था, लेकिन अभी सेकेंड टाइम पढ़ा था तो इतना टफ नहीं लगा था, और स्ट्रैटेजी भी खुद क्रिएट कर ली थी कि नहीं इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो वो हेल्प था सर, एक रिवीजन हो जाने के बाद और एक बार पूरे कोर्स से गो थ्रू हो जाने के बाद सेकंड टाइम थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसको और अच्छे से कर सकते हैं। हैं? जब आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे थे तो आपने बताया कि आपको लगता था कि मुझे पता है मेरा नहीं हो पाएगा, इस बार जा रहे थे एग्जाम देने तो क्या लग रहा था? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि इस दिसंबर का पेपर थोड़ा इजी भी आ जाता है, और सेकंड टाइम सेकंड चीज देखिए सर, इस बार मैंने और पिछली बार तो मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं था, इस बार तो मैंने कोर्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करा था, टेस्ट के अंदर भी करा था, और पीछे से खुद से भी मैं अपनी प्रिपरेशन करती रहती थी कि अगर बेशक क्लास में लिटरेरी थ्योरीज वगैरह चल रही है, लेकिन मैं फिर भी ब्रिटिश पे भी अपना कमांड की मैं वो चीज़ें ना भूल जाऊँ। और मतलब मैंने क्लास का शेड्यूल तो फॉलो करा ही था मैंने खुद से भी, और सर आपने लास्ट के दिसंबर के मंथ में जो हमें पूरा वो शेड्यूल बना के दिया था कि आपको इस दिन ये पढ़ना है, सर बाकी किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने उस चीज़ को पूरा रिलीजियसली फॉलो करा था कि सर ने बोला है इस दिन पे कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, इस दिन ब्रेक लेना है, इस दिन रिवाइज करना है, ये करना है वो करना है। उस पूरे मंथ में तो सर मैंने अपने फोन पे स्क्रीन पे ही वो सक्सेस स्टोरी वाला वॉलपेपर ही लगा लिया था अपने उसके ऊपर कि बस मुझे 1 महीने सिर्फ इसी के लिए पढ़ाई करनी है। और बस उसी सर एक पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और आप ही के वर्ड से सर आपने एक बार बोला था कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्योंकि फिर शायद टैलेंट हो चाहे ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो टैलेंट को भी ओवरकम करती है सर। तो अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी काम, चाहे वो नया हो मानो कैसे, हमारे लिए तो कंसिस्टेंसी ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो काम रोज करना वो ज्यादा सक्सेसफुल रह जाता है सर। तो क्या आपको इस बार लग रहा था एग्जाम देने जाते समय कि इस बार मेरा हो जाएगा? जैसे थोड़ा-सा मुझे श्योरिटी थी कि जितनी मैंने तैयारी करी है, जितनी मैंने यूट्यूब वगैरह पे सब पे मैराथन लगाई, टेस्ट वगैरह सारे दिए, अपने पीवाईक्यूज़ वगैरह, तो उसमें था कि मुझे एक अच्छी नॉलेज तो है कि मतलब ऐसे मैं यूँ ही पेपर देने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं सफिशिएंट तो मतलब एग्ज़ाम के से रिलेटेड मुझे नॉलेज तो है कि एग्ज़ाम में अगर कैसे क्वेश्चन्स आएँगे और मैं उनको कर सकती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पिछली बार मैंने ट्राई नहीं करे थे घर पे, इस बार मैं एटलीस्ट पता नहीं अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करके गई थी घर पे कि मुझे आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। बेशक आप कहते हो कि सर इंग्लिश के स्टूडेंट का कोई कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन सर कभी बाय चांस नहीं समझ में आया, फिर जो भी है रीज़न, लेकिन इसलिए मैंने उसकी कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस बहुत सारी करी थी कि ये चीज़ तो निकल ही नहीं चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए ये सवाल। बाकी सब तो भी पता नहीं पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस मैंने इस बार भी काफ़ी अच्छी करी थी। वेरी गुड। अभी देखो, सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के मन में होता है कि हमें क्या स्ट्रेटेजी और क्या कंटेंट फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट स्क्रैच से स्टार्ट करता है, जैसे आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा? तो ऐसे तो यूट्यूब पे ऐसे मैंने काफ़ी टॉपर्स का सुना है कि उनके पास पता नहीं कौन-कौन सी बुक्स है, वो एम.एच. अब्राहम की बुक है और वो एम.ए.आर. हबीब और जो जितनी भी कॉस्टली टर्म्स और इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स चलती हैं सर। मैंने भी स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करा था कि पहले सारी किताबें इकट्ठी कर लो एंड देन उसके बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने भी सर बुक्स इकट्ठी तो करी थी, लेकिन वो 800-900 पन्नों की किताब है और इतना बड़ा, और
एक स्टूडेंट जिसको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है मेरे जैसे, वो पता नहीं उन किताबों को पढ़ने में कितना टाइम लेगा, कब उसके नोट्स बनाएगा, कब रिवाइज करेगा और पता नहीं कब तो एग्जाम निकलेगा उसका। तो सर वो टाइम पता नहीं 2-3 साल का, तो मेरे जैसे स्टूडेंट को तो उसमें ही लग जाएगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ आपकी ही 2 किताबें हैं, वो एक टूरिस्ट वर्ल्ड लिटरेचर इन योर ट्विस्ट और एक वो सेकंड वाली वो लिटरेरी थ्योरीज वाली। सर ओनली 2 बुक्स, और जितनी भी आपकी वीडियोस हैं उनको मल्टीपल देखना, और आप ही के पीडीएफ अगर बुक हम लोग कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, बुक हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो पीडीएफ तो सबके फ़ोन में रहता है, आप उसका फ्री टाइम बैठे हो तो पीडीएफ वगैरह खोल-खोल के बार-बार पढ़ सकते हो। तो आई थिंक एक सफिशिएंट और एक लिमिटेड ही कंटेंट अपना रखते हैं सर, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बार-बार हम स्विच नहीं करें। इन्फ्लुएंस नहीं होना है लोगों से कि अच्छा उनके पास वो किताबें तो हमें भी वो खरीद लेनी चाहिए, या फिर इधर से नहीं उधर से पढ़ना चाहिए। उस हैबिट को छोड़कर जो हमें सफिशिएंट मैटर मिला हुआ है और हमें ट्रस्ट से अगर हम पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, इंस्टीड ऑफ हम हर 2 दिन में भटकते रहें और नई-नई किताबें, नए-नए ऑथर्स और नए-नए टीचर्स की तरफ जाते रहें, तो फिर शायद वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं रहती है। हमें एक लिमिटेड सोर्स पे ही रिलाय करना पड़ता है और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना पड़ता है कि जितनी बार हम कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जब हम पिछली बार कुछ पढ़ा हुआ है वो नया अगली बार पढ़ते हैं तब कुछ नया याद आता है, फिर अगली बार पढ़ते हैं तो कुछ नया याद आता है। तो सर एक ही बुक्स के या नोट्स के रिवीजन ज़्यादा सफिशिएंट रहते हैं इंस्टीड ऑफ नई-नई किताबें वगैरह, और जितनी टफ किताबें अभी अवेलेबल है मार्केट में, जितना लोग सजेस्ट करते हैं, मेरे पास तो एक भी वो किताब नहीं है सर। सिर्फ आधी बुक सर मैं तो उन्हीं को पढ़ती हूँ, और आई थिंक मैंने अभी जितने भी आरपीएससी के भी पेपर देखे हैं और स्टेट के भी सेट के पेपर देखे सर, आपकी बुक से बाहर कुछ जाता भी नहीं है। मैं अभी कल आरपीएससी के पेपर सॉल्व कर रही थी और उसमें भी सर मैंने सारा पूरा पेपर कॉपी के ऊपर लिखा और मैंने कहा सब कुछ सर की बुक के अंदर अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं, हार्डली सर 2-3 क्वेश्चन होंगे जो वो नए वो पेपर को टफ बनाने के लिए डालते हैं, अदरवाइज सब कुछ आपकी बुक में से ही था। मैं एक एक ऑथर का नाम लिखा कि क्या क्या पूछ रहा है ये पेपर के अंदर, तो अराउंड 50 में से सारे के सारे मतलब मैं बोलूँगी आपकी किताब में से आ रहे, तो मैंने कहा कि अब नए-नए रिसोर्सेज़ की तरफ जाने से कोई मतलब नहीं रहता, एक ही किताब को मल्टीपल बार पढ़ना ज़्यादा सफिशिएंट रहता है। ग्रेट ग्रेट। वैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ने में तो बड़ा बोरिंग लगता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे किताब हो। इस चीज को आपने फील किया? नहीं सर, कैसे टैकल किया? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि हम जब उसी बार पढ़ते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार इतना तो याद है, बस इतना सा और पढ़ना है, इतना सा याद है, इतना सा और पढ़ना है। तो सर मेरे केस में तो मुझे कॉन्फिडेंस ही देता था कि पिछली बार अगर इसमें से 4 लाइनें याद है तो अभी 2 और याद नहीं हो जाएँगी, फिर 2 नई लाइन्स और याद हो जाएँगी। एक बार में पूरा का पूरा तो किसी को याद नहीं रहता। लेकिन मल्टीपल सोर्सेज़ में जाकर हम अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं सर अल्टीमेटली, क्योंकि फिर हमें कहीं का भी कुछ भी याद नहीं रहता है कि थोड़ा वहाँ से पढ़ा था, थोड़ा वहाँ से पढ़ा था, एक्चुअल में क्या पढ़ा था वो याद ही नहीं रहता है। इसलिए एक ही किताब को बार-बार पढ़ने से हम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है, और एग्ज़ाम हॉल में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है ना, तो उसे ब्रेन में भी वो पेज भी पता रहता है कि यार इस पेज पर ऐसा लिखा हुआ था। तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाती है, और इंस्टीड ऑफ इतनी सारी चीज़ों की तरफ से सर अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होता है मुझे तो जहाँ तक लगता है। क्योंकि मैंने तो सर आप ही की बुक्स को पढ़ा है, तो मुझे तो यही एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन लगा कि एक आप ही की बुक्स पे और आप ही की वीडियोज़ पे रिलाय करके अब बस इंसान को कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, बाकी सफिशिएंट है सर, मोर देन सफिशिएंट है। ओके। अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, अगर कोई इंसान स्क्रैच से स्टार्ट करे तो कितने दिनों में, डेली कितने घंटे की मेहनत करके नेट को क्वालिफाई किया जा सकता है एज ए जनरल कैटेगरी? लोग ऐसे बोलते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे वो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका जिस तरीके से पूरा शेड्यूल है आपका कर रखा है, इंसान को डेली 5 से 6 8 घंटे तो सर उसको वैसे ही लग जाता है। पहले वीडियोज़ देखना, फिर अगर थोड़ा कोई नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड है तो वो नोट्स बनाएगा, पीडीएफ भी पढ़ना बहुत नेसेसरी है सर, विदाउट सिर्फ वीडियोज़ देखने से नहीं होता। फिर एक क्लास स्टार्ट होने से पहले भी 2 बार पीडीएफ पढ़ना। तो सर आई थिंक सो रोज़ ही 5-6 घंटे इंसान अगर 6 महीने तक रोज़ पढ़ेगा तो उसका पेपर सर बहुत अच्छे नेट नहीं, इवन सर जेआरएफ पे निकल सकता है। मेरा भी जेआरएफ का तो सर 6 क्वेश्चंस का रह गया था, 6 क्वेश्चंस और हो जाते, मैं सोच रही थी कि थोड़ा एक आध तुक्का इधर-उधर कहीं लग भी जाता मेरा तो शायद मैं जेआरएफ भी हो जाता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करूँगी। बट ये है कि सर 5-6 घंटे अगर आपका सिलेब आपने जिस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कोर्स, तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते रहें कंसिस्टेंटली, तो सर इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो आराम से। पर सर सेल्फ स्टडी जैसा आप कहते हो वो सच में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती मेरे जैसे स्टूडेंट के केस में, जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, जो मतलब सेल्फ स्टडी सिर्फ बस एक टाइम बन के रह जाती है कि हाँ पढ़ा पढ़ा पढ़ा, लेकिन हम जब तक अकाउंटेबल नहीं रहते या फिर हमें पता ही नहीं होता है पढ़ना कितना सा है, कहाँ पे रुकना है, ये भी पता होना ज़रूरी है कि 8 दिन तक इतना ही पढ़ना था या फिर इतना और पढ़ना बाकी। तो सर 5 से 6 घंटे डेली 6 महीने तक सर सफिशिएंट है, आपका हो जाता है क्लियर।
तो अभी देखो आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, मेरा पूरा कोर्स भी 1 साल तक पढ़ा है, तो क्या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो कि आप एक पीजी स्टूडेंट को खड़े होकर क्लास में पढ़ा सकते हो? सर बहुत ज़्यादा, मैं तो अभी अपने पेरेंट्स से भी यही डिस्कस कर रही थी कि बस मेरा ये बीएड का कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाए, देन मैं, हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज चलता है जहाँ से मैंने भी पास करा है, तो वहाँ पे एक वैकेंट सीट भी है। मैंने तो पेरेंट्स को यही कहा कि मैं वहाँ पे पीजी पर जाके पढ़ाने में इंटरेस्टेड, तो पापा मम्मी का तो फुल है कि हाँ तुम जाओ पढ़ाओ, जो करना है करो। मैंने कभी आरपीएससी की वैकेंसी आने में भी टाइम है, तब तक मैं और इसमें कॉन्फिडेंट होने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह उनको ज्वाइन करूँ और उनमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे मेरे जैसे जो निकले सर, जिनको मतलब कुछ भी नहीं आता था, या वो हमेशा बस उनको यही डायलमा रह जाता है कि सर डिग्री तो ले ली, बस क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, बस नाम के लिए डिग्री और एजुकेशन ले लिए, बट दिल में कुछ पूछो तो कुछ आता जाता नहीं है सर मेरे से। तो उन लोगों के लिए सर आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, बहुत ज़्यादा, पहले पता ही नहीं था अमेरिकन क्या है, क्या होती है ऑस्ट्रेलियन, लेकिन अब बहुत अच्छी कमांड है इन सबके ऊपर भी। तो सर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है अपने सब्जेक्ट में। राइट, वेरी ट्रू। मैं सारे नेट स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि जिस दिन आपको लगने लगे ना कि मैं पीजी के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए काबिल हो गया हूँ, उस दिन आप समझ लो आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। तो आप एग्जाम के पीछे ना भागो, काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो ऐसे 5 कौन कौन से सजेशंस होंगे जो आप न्यू कमर्स को देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, पहली बात तो मेरी जैसे आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो एकदम ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिसिप्लिन, 6 महीने के लिए डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको, बस ये बात माननी चाहिए कि बस ये 6 महीने का एक छोटा साइकिल है, बस मेरे तक इसको करना, फिर आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपको जो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। हमें कुछ ऐसे अननोन राइटर्स जो आज पूछ रहे हैं उन पे अपना सारा नहीं लेकर, जो बार बार फ्रिक्वेंट पूछा जाता है या पीवाईक्यूज है उनके ऊपर उनको माइंड में रखना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि सिलेबस, जो अगर जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहता है सब, तो उन्हें अपना ज़्यादा एक्सेस दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। उन्हें जो प्रिस्क्राइब मिल रहा है, जो रोज़ का शेड्यूल मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है और टास्क डे पूरा करना है अपना। आप डिले नहीं कर सकते या फिर स्किप नहीं कर सकते कि आज नहीं करा कल करा। एंड फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस सर, कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट सर। बस पढ़ लेने से भी काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। नेट की नहीं, और दूसरे स्टेट के जो सेट एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन सर कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। राइट, रियली रियली ग्रेट। चलो, तो इसके पहले मैं सेशन ओपन करूं बाकी सब के लिए, मैं बता दूं कि अगले 1 साल तक आप जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स है, जीडीसी का, यूपीएचसी का, आरपीएससी का, एमपीएससी का, जितने प्लेटफॉर्म्स है सब आपके लिए ओपन। कोई भी क्लास कभी भी आप ज्वाइन करो, फ्री फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और मैं चाहता हूँ कि इस 1 साल में आप प्रोफेसर बन के दिखाओ। तो ये नेट का एग्जाम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घोड़ों, शेरों और बंदरों, गधों की दौड़ चल रही थी, उसमें से अब शेर अलग हो चुके हैं। असली जो जिंदगी का टेस्ट है ना, तो वो तो अब होना है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। कुछ लाइनें हैं, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो आसमान नापना बाकी है। तो किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए 5D बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था डी फॉर डिजायर। आपकी इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सफलता की शुरुआत ही यही से होती है। अंदर अगर गहरी इच्छा है तभी जुनून आपके अंदर आएगा, नहीं तो कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। ये वो व्हाई है, व्हाई क्यों कर रहे हो, व्हाई। तो द फर्स्ट इज डिजायर, सेकंड इज डेडिकेशन। ऑलरेडी यू हैव हर्ड। डेडिकेशन का मतलब लगन है कि नहीं। एक बार इच्छा जग गई तो पूरे दिल से 100% आप कमिटेड हैं कि नहीं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बीमारियां आएंगी, किसी की शादी आएंगी, बर्थडे आएगा, कंसिस्टेंट है कि नहीं, एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं, कितने एक्सक्यूज नहीं बना रहे हैं। एक्सक्यूज बनाना तो ऐसे लाइन लगा रहता है लोगों का, बट आप कितने एक्सक्यूज नहीं बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड डी इज फॉर डिटर्मिनेशन। आप कितने डिटर्मिन हैं, क्योंकि ये फैसला आप ही का है ना कि मैं आपने शुरुआत की है। तो आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, ये भी फैसला आपका ही होना चाहिए।
चाहे कितनी बार भी मैं गिरूं, कितनी बार भी फिसल जाऊं, कितनी बार भी फेल हो जाऊं, मैंने डिटर्मिन किया है कि मुझे क्वालिफाई होना है तो होना। असफलता आएंगी, फेलियर्स आएंगी, लेकिन हार ना मानने की जिद वो आपको जगा दी है, दैट इज डिटर्मिनेशन। फोर्थ डी इज डिसिप्लिन। आप अनुशासन में है कि नहीं, रोजाना अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कोई भी एग्जाम, कोई भी सक्सेस एक दिन, एक रात या महीने दिन करके नहीं होता है। आप अपने टेम्पटेशन को कितना कंट्रोल करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल है ये, इज नॉट शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कनिका ने बताया कि मैंने स्क्रीन नहीं देखा 1 महीने तक, मार्केट नहीं गई, कई सारे फंक्शन अटेंड नहीं किए। ये डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। एंड द 5T is direction. As Neelu was giving direction to all of you, my lectures, my PDFs, the course structure was giving a right direction to you. क्योंकि बिना सही दिशा के मेहनत आप कितना भी कर लो बेकार है। आप किस चीज पे मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट क्या देगा। तो राइट डायरेक्शन में अपने फोकस को लगाना, क्लियर विजन, क्लियर गोल, पता होना चाहिए आप जा कहाँ पे रहे हो। तो जब डायरेक्शन और डिसिप्लिन मिल जाते हैं तब बनता है आपका पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस। तो ये 5D पर फोकस करना शुरू करो, सफलता झक मार के आपके पास है।